नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट 2026 पर बोले पीएम मोदी, कहा बजट से भारत की वैश्विक ताकत और बढ़ेगी। सीएम योगी ने किया बजट का समर्थन, बोले आम जनता के हितों का बजट। बजट भाषण में केरल हुआ गायब, शशि थरूर ने उठाए सवाल। बजट पर अखिलेश डिंपल की आई प्रतिक्रिया, बोले गरीब युवा और महिला विरोधी बजट। ईरान का बड़ा फैसला, यूरोपीय संघ की सेनाओं को बताया आतंकवादी। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया है, जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट भी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और अन्य अहम क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट पेश होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये बजट देश के युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ये बजट भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा। उन्होंने इसे छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा है कि यह बजट महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती देगा। पीएम मोदी ने निर्मला सीतारमण की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने बजट को अपार अवसरों का द्वार बताते हुए इसकी प्रशंसा की। अंत में उन्होंने कहा है कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026 से 2027 पेश किया है, जिस पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे बजट भाषण को ध्यान से सुना है और इसकी सराहना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बजट सुनते हुए तस्वीर भी साझा की है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पेश किया गया ये बजट दूरदर्शी और सर्वसमावेशी है। उनके अनुसार ये बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये 145 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। इसमें तेज आर्थिक विकास, नागरिक सशक्तिकरण और समान अवसरों पर जोर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने बजट को लोक कल्याणकारी और भविष्यवादी बताया। उन्होंने कहा है कि यह आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनके अलावा कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी बजट की सराहना की। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इसे युवाओं और कौशल विकास के लिए क्रांतिकारी बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे गांव से शहर तक विकास को गति देने वाला बजट कहा। केंद्रीय बजट 2026 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि बजट भाषण में बहुत कम विवरण दिए गए हैं और सिर्फ कुछ हेडलाइन सुनने को मिली है। थरूर ने खास तौर पर एम्स आयुर्वेद की घोषणा का जिक्र किया, लेकिन कहा है कि ये नहीं बताया गया है कि ये कहां बनेगा। उन्होंने याद दिलाया है कि केरल में आयुर्वेद की लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। बावजूद इसके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में केरल का नाम तक नहीं लिया। थरूर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि केरल को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बजट को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। शशि थरूर ने कहा है कि वित्त मंत्री ने नारियल का जिक्र जरूर किया, जो इनडायरेक्टली केरल से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने बताया है कि देश में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन केरल में ही होता है। इसके बावजूद भाषण में वाराणसी और पटना जैसे शहरों का नाम लिया गया है, लेकिन केरल का नाम नहीं है। थरूर ने कहा है कि हो सकता है कि विस्तृत दस्तावेज में कुछ बातें हों, लेकिन भाषण में जानकारी बहुत सीमित थी। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इन वादों का असर बहुत कम देखने को मिलता है, कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2026 पेश किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने इसे गरीब, महिला और युवा विरोधी बजट बताया। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बजट आम जनता की समझ से बाहर है और इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि हालात ऐसे हैं कि पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। विकसित भारत के लिए शिक्षा पर कहीं ज्यादा बजट होना चाहिए था। सपा प्रमुख ने साफ कहा है कि जब सरकार से ही उम्मीद नहीं हो तो बजट से भी नहीं है।
असली बजट तो वही होता है जिससे गरीब के चेहरे पर खुशी दिखे। उनके मुताबिक मौजूदा बजट में किसान और मध्य वर्ग के लोगों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है। उन्होंने इसे केवल आंकड़ों और शब्दों का खेल करार दिया। वहीं डिंपल यादव ने भी बजट पर सवाल उठाते हुए इसे निराशाजनक बताया। कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं लिया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। डिंपल ने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, जमीनी काम नहीं दिखता। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये बजट महिलाओं और युवाओं के लिए निराशाजनक है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव फोन टैपिंग मामले में विशेष जांच दल के सामने पेश हुए हैं। पूछताछ से पहले हैदराबाद में उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस दौरान बीआरएस कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं। ये मामला पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल में कथित अवैध निगरानी से जुड़ा है। एसआईटी ने 30 जनवरी को केसीआर को नया नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। नोटिस मिलने के बाद वो एरावली फार्म हाउस से हैदराबाद पहुंचे। तय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई। इससे पहले भी इस मामले में कई बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसी पहले ही केसीआर के बेटे केटी रामाराव और भतीजे टी हरीश राव से पूछताछ कर चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। फोन टैपिंग के आरोप पूर्व डीसीपी पी राधाकृष्ण राव ने लगाए थे। आरोपों के अनुसार मीडिया, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कुछ राजनेताओं के फोन टैप किए गए हैं। दावा किया गया है कि ये निगरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए की गई है। केसीआर ने एसआईटी नोटिस को अवैध और असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा है कि ये उनकी गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन है। फिर भी उन्होंने जिम्मेदार नागरिक बताते हुए जांच में सहयोग किया है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को प्रयागराज में संगम और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी। भीषण ठंड और घने कोहरे के बावजूद लाखों लोग आधी रात से स्नान के लिए पहुंचने लगे। मेला प्रशासन के अनुसार दोपहर 12 बजे तक लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया था। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि ये कल्पवासियों के लिए अंतिम पवित्र स्नान था। पिछले 1 महीने से माघ मेले में कल्पवास कर रहे श्रद्धालु आज अपने अनुष्ठान का समापन किया है। बड़ी संख्या में उनके परिवारजन भी उन्हें वापस ले जाने के लिए संगम पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। सभी घाटों पर नाविक, गोताखोर, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। त्रिवेणी संगम आरती सेवा समिति के अनुसार करीब 5 लाख कल्पवासी आज अपने कल्पवास का समापन कर रहे हैं। माघ मेला 15 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ समाप्त होगा। संभागीय आयुक्त ने बताया है कि मेला 800 हेक्टेयर के 7 सेक्टरों में फैला है। यहाँ 25,000 से अधिक शौचालय और 3,500 स्वच्छता कर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 42 अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इन पार्किंग में 1 लाख से अधिक वाहनों की क्षमता है। कुल 12,100 फीट लंबे घाटों का निर्माण किया गया है, जो सभी सुविधाओं से लैस है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने यूरोपीय संघ को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अब यूरोपीय संघ के सभी देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। यह बयान यूरोपीय संघ द्वारा ईरान के अर्धसैनिक बल IRGC को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद सामने आया है। कालीबाफ ने यह घोषणा तब की है जब वे और कई सांसद IRGC की वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने 2019 के ईरानी कानून के अनुच्छेद 7 का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। उनका कहना था कि वो यूरोपीय संघ के फैसले का जवाबी कदम है। राजनीतिक जानकार इसे मुख्य रूप से प्रतीकात्मक कार्रवाई मान रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। इसी बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सैन्य अभ्यास की योजना बनाई है। ये क्षेत्र वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया का लगभग 5वां तेल इसी मार्ग से गुजरता है। वहीं IRGC ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। संसद सत्र के दौरान सांसदों ने अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे भी लगाए हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमान आनंद मारोटे, आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी, सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, समर्थ शिवनारायण पोमाजी और स्वप्निल बंडू सकट शामिल है। सभी आरोपी पुणे के अलग अलग इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने इस मामले में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का भी बयान दर्ज किया है। ड्राइवर के मुताबिक हमलावर ने उससे कल्याण जाने के बारे में पूछा था। ड्राइवर ने उसे जुहू के पास एक स्टेशन तक छोड़ने की बात कही थी। पुलिस इस बयान का जांच कर रही है और एक अहम हिस्सा मान रही है इस जांच को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहित शेट्टी इनके घर के यहाँ। रोहित शेट्टी इनको कई दिनों से जो है खटनी की मांग कर रहे थे। इसके पीछे वैष्णवी गैंग का हाथ है, ऐसा दिखने में आ रहा है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार कल रात को 4 राउंड की फायरिंग रोहित शेट्टी इनके घर के यहाँ हुई है। इस फायरिंग में किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने इस पे फायरिंग की थी उन आरोपियों को पुणे से हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन दत्ता प्रसाद सर, किरण जाधव, आवाज इंडिया। आवाज इंडिया।